आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। राहुल गांधी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव के पास एक मौका था कि वो देश में कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढते जिससे वो नरेंद्र मोदी को आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस, जो कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनमें घेर पाते। लेकिन आप तो जानते हैं बकलोल गांधी और उसका पूरा परिवार या उनकी पूरी पार्टी सिर्फ बकलोली कर सकती है। जैसे रैंट नहीं कहते हैं, सिर्फ रैंट कर सकते हैं। इनके पास मुद्दा तो कोई होता नहीं है। तो इनको इनसे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो इनको एक एज मिला था 2024 के लोकसभा में, भाजपा के ऊपर जो एज मिला था, उस एज को ये मेंटेन नहीं कर पाए और महाराष्ट्र और हरियाणा में इनको बहुत करारी हार मिली। हरियाणा का इलेक्शन देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियां दूसरी थी, पर हरियाणा में एक बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर देगी, क्योंकि वहां पे जो जमीन पे जो काम था ना, वो मुझे लग रहा था कि बीजेपी वहां कुछ चीजों में जाट बिरादरी को नाराज कर गई और उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि बीजेपी में सबका साथ सबका विकास की राजनीति चलती है। लेकिन उस सब के बावजूद 35 बिरादरियां एकत्र हुई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र में तो चलिए क्लीन स्वीप हो गया। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी और आरएसएस और संगठन ने मिलकर जो कार्य किया था, और मैं और बाबा रामदास हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन में जाके हम 15 दिन वहां थे, तो हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने एक एक वोटर, एक एक आदमी को घर जा करके कैसे कैच किया और उनको अपनी बातों से कन्विंस किया। अब आते हैं कि आजकल राहुल गांधी के साथ नई एक विपत्ति आ गई है। बिहार में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पे ये बीजेपी को घेर सके, नरेंद्र मोदी को घेर सके। तो मुद्दा क्या बनाया? वोट चोरी का। लेकिन राहुल गांधी जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो देखिए अब जमाना इंटरनेट का है। किसी जमाने में पत्रकार इनकी रोटी और बोटी के इनके टुकड़ों पे पलते थे, लेकिन आज क्या है कि आज इंटरनेट का जमाना है। मेरे हाथ में एक किताब है, मैं आपको किताब दिखाता हूं, नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरे पास पढ़ी। मैं इसमें पढ़ रहा था कि इस किताब में पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि आज तक सबसे बड़ा वोट चोर आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कौन हुआ है? वो ना 3 ठगों की जोड़ी हुई है। सबसे बड़ा ठग इस देश में, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उसका चेला, उसका गुर्गा, उसका राइट हैंड जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी। इन तीनों से बड़ा वोट चोर, बाकी इनके परिवार में बाद में राजीव गांधी बहुत बड़े वोट चोर हुए, सोनिया गांधी के तो क्या कहने थे। उसी श्रेणी में आगे, उसी लाइन में एकदम अपने पुरानी हेरिटेज को मेंटेन कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो आप ये सोच के देखिए कि उससे इस बात पे आने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने संसद में सत्र में बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो उसका बड़ा करारा जवाब उनका अमित शाह जी ने दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। हंसी ठिठोली थी, लेकिन उसमें बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि अखिलेश जी, आपको या विपक्ष में बैठी जितनी पार्टियां हैं, आप सभी को अपने परिवार के 5 लोगों में से एक अध्यक्ष चुनना होता है। लेकिन हमारे तो 12-13 करोड़ सदस्य हैं और हमको एक प्रक्रिया के से गुजर के एक सदस्य को, एक आम आदमी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है, जिसके हाथ में हमारी इतने बड़े, इतने विशाल संगठन की पूरी बागडोर होती है। तो हमें तो भैया इस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन जाइए, मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं अखिलेश यादव कि अगले 25 साल तक आप अध्यक्ष होंगे। लेकिन अमित शाह जी की बात में मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहता हूं। आपको ये जानकर एकदम हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अखिलेश यादव के बाद उनके पुत्र अर्जुन यादव अगले कई वर्षों तक पार्टी प्रेसिडेंट होंगे। अब आते हैं कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि गांधी, नेहरू और इंदिरा से बड़ा वोट चोर इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। सन 1928 में ना, गुजरात में सूरत में एक जगह है, नाम है बरदोली। वहां पे एक सत्याग्रह हुआ था जिसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब तक इनका नाम वल्लभ भाई पटेल होता था। उस आंदोलन के बाद, उस सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली। वो आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों ने वहां 22% टैक्स लगा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने 4 महीने तक उस पूरे आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल लीड करते रहे और अंततः अंग्रेजी सरकार अपने घुटनों पे
घुटने उनके टिके और वापस से 6% टैक्स कर दिया। उसके बाद पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी और उनको सरदार की उपाधि मिली। 1928 में मोतीलाल नेहरू, इसी जवाहरलाल नेहरू, ठग जवाहरलाल नेहरू, अय्याश एक नंबर के करप्ट जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद बहुत बढ़ चुका था, देश में आज उनकी तूती बोलती थी और सबको यह लगता था, इवन कि मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी एक चिट्ठी में जिक्र किया है कि गांधी जी वैसे तो हमें वल्लभ भाई पटेल सरदार को अध्यक्ष पद पे नियुक्त कर देना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि नहीं यार मेरा बेटा बन जाए। तो उन्होंने धीरे से गांधी जी के कान में कहा कि बाकी वैसे जवाहरलाल भी उनके बाद बहुत अच्छा, बहुत उपयुक्त कैंडिडेट है और पटेल से किसी भी हद तक कमजोर नहीं है। चलिए, पूरी की पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, पूरे देश की जितनी कांग्रेस कमेटियां थी, शायद एक को छोड़ के वो सब की सब, वो सारी कमेटीज पटेल को अध्यक्ष चुनना चाहती थी, लेकिन गांधी जी ने पटेल को प्रेशर किया और पटेल चुनाव से हट गए और जवाहरलाल नेहरू को पहली बार वोट चोरी से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह बात है सन 1929 की। उसके बाद देखिए, अब यहां होता नहीं चलो सिलसिला यहां खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, गांधी जी के लिए ऐसा कई सारे बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है कि गांधी जी और नेहरू का रिश्ता राजनीति से ऊपर पर्सनल बहुत जाता था। गांधी जी नेहरू को पर्सनली बहुत मानते थे, ऐसा कई सारी किताबों में भी जिक्र है। लेकिन उस सब के बाद 28 और 29 में नेहरू अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद लास्ट में 1931 में पटेल का नंबर आता है एज अध्यक्ष। उधर दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे और बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत दिमागदार थे। आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम जब इंडिया में होते हैं ना, यूपीएससी, ये उन दिनों इंग्लैंड में होते थे। तो इन्होंने उसमें प्री और मेंस जैसे होता है ना कि पहले एक एग्जाम होता है फिर फाइनल एग्जाम होता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले एग्जाम में तो डिस्टिंक्शन लिया, लेकिन दूसरा फाइनल पेपर नहीं दिया, वापस इंडिया आए और क्रांति और राष्ट्र के लिए युद्ध में, आजादी के उस युद्ध में कूद गए। 1938-39 तक आते आते आप ये सोच लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी पीक पे हो चुकी थी कि आप सोच नहीं सकते। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और 1939 में वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। जितनी भी कांग्रेस कमेटियां थी वो सब उनके साथ थी और जब चुनाव हुआ भी, उससे पहले मैं बता दूं, लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष हो। उनको लगता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हो जाएंगे फिर से, तो कहीं ना कहीं नेहरू का कद उनसे नीचा हो जाएगा और ये बात उनको बर्दाश्त नहीं थी। तो उन्होंने, आप जानते हैं अंदर खाते में भाई गांधी की उस पार्टी में चलती तो थी, क्योंकि गांधी अंग्रेजों के पिट्ठू भी थे, तो उस पार्टी पे गांधी का कब्जा था। तो गांधी ने धीरे से डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, बड़े लीडर हुए, उनका नाम दे दिया और वो पहले गवर्नर हुए मध्य प्रदेश के, बाद में 1948-49 में प्रेसिडेंट भी हुए कांग्रेस के। तो उनका नाम दे दिया, इलेक्शन हुए। सुभाष चंद्र बोस को शायद 1580 वोट मिले और सीतारमैया बेचारे 1377 वोट पाके चुनाव हार गए। ये चुनाव हुए थे जबलपुर में, त्रिपुरी नाम का एक गांव है, तेवर, वहां ये चुनाव हुए थे। अच्छा, इन सब के बाद गांधी को यह बात एकदम नागवारा गुजरी कि मेरा इतना इन्फ्लुएंस होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि अब यहां से नेहरू का पतन चालू हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर खाते नेहरू को आगे करके वर्किंग कमेटी को डिस्टर्ब कर दिया। कोई भी मीटिंग होती वर्किंग कमेटी की तो उसमें नेहरू और गांधी गुट के जितने लोग थे वो उसका बाइकआउट करते थे, वो जाते नहीं। इस सब से खिन्न आके, इन सब चीजों से जब बोस ने देखा कि अब गांधी मेरी शरेआम निंदा करने लग गए हैं, मेरे डिसीजंस की निंदा करने लग गए हैं, मेरे किसी भी, मैं कोई भी बात कहता हूं तो उसका विरोध करते हैं, मेरी हर चीज की निंदा करते हैं, इन सब चीजों से चिढ़ के, इन सब चीजों से तंग आके सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल
1939 को कांग्रेस छोड़ दी और 4 दिनों बाद ही मई 3, 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना ली। अब आते हैं, चलिए यहां तो ठीक था भाई, यहां तो सारी बातें हो गई। अब आजादी का एकदम भाई वो पीक चल रहा था ना, कि आजादी का जो आंदोलन था उस पर पूरा हिंदुस्तान कूद चुका था और सरदार पटेल का कद शुरू से ही नेहरू से ऊंचा था, नेहरू से सीनियर थे, नेहरू से उम्र में बड़े थे और नेहरू से ज्यादा कद्दावर लीडर थे, बोलने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात है ऐबी नहीं थे। नेहरू के साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत रही है कि नेहरू का अय्याश होना, नेहरू का ऐबी होना। नेहरू में एक से एक ऐब थे ना, वो औरतों से लेके सिगरेट दारू, जो इस दुनिया के सारे व्यसन बने हैं वो सब नेहरू के अंदर थे। सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस के साथ ये दिक्कतें नहीं थी, इनके अंदर कोई एक पैसे का व्यसन नहीं था, एक पैसे की अय्याशी नहीं थी। लेकिन नेहरू तो एक नंबर के अय्याश थे, उनको तो वो लेगेसी में मिली थी ना, और वही अय्याशी उन्होंने फिर आगे ट्रांसफर कर दी। तो सरदार पटेल को उस वक्त जितनी भी प्रदेश की कांग्रेस कमेटियां थी, एक को छोड़ के सबने कहा कि सरदार पटेल को 1946 में पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये बात भी गांधी को नागवार गुजरी। उन्होंने आचार्य कृपलानी को प्रेशर किया कि आप सभी कांग्रेस कमेटियों को चिट्ठी लिखिए, लेकिन बहुत सारी कांग्रेस कमेटियां नहीं मानी। तो वो जो एक कांग्रेस कमेटी थी जिसके किसी का भी नाम नहीं भेजा था आचार्य कृपलानी से, उससे नेहरू का नाम भिजवाया। अच्छा, सोच के देखिए कि वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही हो, बहुमत पटेल के पक्ष में हो और गांधी जी एक चिट्ठी बनवाते हैं। एक चिट्ठी बनवाई और धीरे से वो चिट्ठी पटेल को दे दी कि पटेल जी इस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने दस्तखत कर दीजिए। चिट्ठी में क्या लिखा था? इस चिट्ठी में लिखा था कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष पद और अंतरिम प्रधानमंत्री के पद से इस रेस से बाहर हूं और मुझे कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आप सोच के देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह। सरदार पटेल ने वो इलेक्शन से विड्रॉ कर गए और नेहरू आप जानते हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। लेकिन इन सब के बाद भी अभी वोट चोरियां खत्म नहीं हुई थी। अभी वोट चोरी के जो किस्से इनके आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सही बात है, खानदानी चोर हुए भाई। 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव थे। पुरुषोत्तम दास टंडन पटेल ग्रुप, आचार्य कृपलानी नेहरू ग्रुप इलेक्शन हार गए। वो जो काम सुभाष चंद्र बोस के साथ किया था ना गांधी और नेहरू ने मिलकर कि वर्किंग कमेटी को काम ही मत करने दो, बोस की हर नीति की निंदा करो, बोस के हर डिसीजन की निंदा करो, बोस को जगह जगह बेइज्जत करो, बोस के लोगों को बेइज्जत करो, बोस के लोगों को तोड़ने की कोशिश करो, जिससे तंग आके सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के चले गए और बाद में उनका निधन हो गया। लेकिन अब यही काम इन्होंने करना शुरू किया पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ, क्योंकि पटेल का कद जो कि आज भी उतना ही ज्यादा था और लोगों को ये बातें धीरे धीरे पता चल गई थी कि कैसे गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अपने रास्ते से हटाया, नेहरू के रास्ते से हटाया, और कैसे पटेल को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, कैसे वल्लभ भाई पटेल, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को, वैसे इसमें मैं वल्लभ भाई पटेल की गलती मानूंगा कि वल्लभ भाई पटेल ने भी मौके पे रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई, वो भी लिजे पाए। अरे मत करते साइन ना, अकड़ जाते कि नहीं भाई, जब 13 या 14 कांग्रेस कमेटियां मेरे साथ हैं, चुनाव मैं जीत रहा हूं, तो मैं इस पद पे मैं आसीन होऊंगा और मैं पद को ग्रहण करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी के सामने उनकी पता नहीं क्या मजबूरियां थी। अब आप सोच के देखिए, 1949 में जो काम सुभाष चंद्र बोस के साथ होता है, वही काम ये पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ कर देते हैं। अच्छा, इसी बीच सरदार पटेल का देहांत हो जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन पे प्रेशर बना के इस्तीफा ले लिया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप का ये हाल था कि इस सब के बीच में इंदिरा गांधी विदेश से पढ़ाई वढ़ाई करके और शादी ब्याह करके चुपचाप वापस आ जाती हैं और अब उनका समय आ चुका था। अब नेहरू को क्या था कि मेरी लेगेसी मेरी बेटी को ट्रांसफर हो जाए। यूएन ढेबर नाम के एक पार्टी के बड़े बहुत सीनियर लीडर थे, 4-5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत भाई मतलब अच्छे बड़े लीडर थे, बड़े। तो उनके द्वारा धीरे से आप सोच के देखिए, इंदिरा गांधी अभी उन दिनों एकदम भाई उसको राजनीति का क ख नहीं पता था, लेकिन धीरे से यूएन ढेबर से उन्होंने एक नाम दिलवाया कि इंदिरा गांधी को पद दिया जाए। गोविंद वल्लभ पंत उस मीटिंग में बैठे हुए थे,
उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी, तो उन्होंने तुरंत इसका विद्रोह किया। कह रहे इंदिरा मतलब इंदिरा में कोई खूबी नहीं, इंदिरा एकदम क्या है, उसको कैसे पद मिल सकता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस बात से नेहरू चिढ़ गए और नेहरू ने तुरंत, चिड़चिड़ा आदमी जब नहीं होते थे, कटहा कुत्ता जब चिड़चिड़ा हो तो कैसे काटने को दौड़ता है, तो नेहरू वैसे वल्लभ पंत एकदम पंत की तरफ दौड़े कि आपको क्या पता है, एकदम ठीक है, उसको पद मिलेगा तो उसका मन लगेगा, मन ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें होती रही। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज जानिए कि इस सब के बाद भी अभी इनका दिल भरा नहीं था। अब आते हैं आजाद भारत के चुनावों में। रामपुर से 1952 में मौलाना आजाद, हाँ जी यही मौलाना आजाद, वो चुनाव लड़ रहे थे और हिंदू राष्ट्र सभा से चुनाव लड़ रहे थे विशन चंद्र सेठ। आप सोच के देखिए कि डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह लेते हैं, उसने चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि 20,000 कुछ वोटों से हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने मौलाना आजाद को चुनाव हरा दिया है। आप सोच के देखें कि नेहरू फोन करते हैं वल्लभ भाई पंत को कि पंत जी डीएम को बोलिए कि अगर उसने मौलाना आजाद को जीता हुआ डिक्लेयर नहीं किया तो मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा। डीएम ने सीधे सीधे पंत साहब को कहा कि अरे सर, मैं तो डिक्लेयर कर चुका हूं, हिंदू महासभा वाले रोड पे पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न हो रहा है, अब आप कह रहे हैं तो बोलते कि नहीं जो मर्जी करो। आप सोच के देखिए, बैलेट बॉक्स फिर से खोले जाते हैं और हिंदू महासभा के कैंडिडेट विशन चंद्र सेठ के बैलेट बॉक्स के मत पर्चे निकाल के, वोट निकाल के मौलाना आजाद के बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं। तो राहुल गांधी जी, एक्चुअली देखिए, दिक्कत आपकी नहीं है। 2024 में आपको एक बार लगा था कि आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा आपकी आंख खोल दी। अब बिहार इलेक्शन में आप लोगों को दोस्तों मैं बात बताता हूं कि बिहार इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन क्यों है। लोकसभा में 40 सीटें प्लस उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो बिहार के साथ लगता है, जिसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, वहां पे रहने वाले 6 से 8 करोड़ लोग भी बिहार इलेक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। 40 सीट लोकसभा में बिहार की और 20, 22, 25 सीट पूर्वांचल की, 60-65 सीटों को इन्फ्लुएंस करेगा ये बिहार का इलेक्शन। राहुल गांधी या इंडिया अलायंस हो या हमारे क्या नाम है, हमारे तेजस्वी भैया हो, तेजस्वी भैया की तो भैया खाल उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप ने उतार दी। वो कहते हैं कि इन दोनों के पास खुद ही कोई मुद्दा नहीं है, बस ये दोनों बकवास कर सकते हैं उधर आज, और इनकी ऐसी तैसी हो गई। तो आप एक बात बताइए ना कि जब इनके पार्टी में आपस में इतना मतभेद है तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का। अच्छा, और उसमें मैं बताऊं आज इनके साथ सबसे बुरा क्या हुआ, वो सीएसडीएस वाले संजय कुमार है ना, आज उन्होंने मतलब एकदम तुरंत नतमस्तक हुए माफी मांगी कि जी हमने जो डाटा दिया था वो मेरी टीम ने डाटा मुझे दिया, मैंने उस डाटा को वेरीफाई नहीं किया और मुझसे गलती होगी, मैंने गलत डाटा दे दिया। राहुल गांधी जो वोट चोरी की बातें कर रहे हैं ना, आज उन सबको संजय कुमार सीएसडीएस वाले ने भी नकार दिया। अच्छा, वो संजय कुमार पता है इनका ये एकदम खास गुर्गा है, आज से नहीं बहुत सालों से। आप उसका 10-15 साल का पूरा देख लीजिए कि वो कैसी पॉलिटिक्स एनालाइज करता है, वो वोट को, वो चुनाव को एनालाइज क्या करता है। वो हर चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरह हारता हुआ दिखाता है। वो कहता है कि हिंदू यहां बट गया, हिंदू वहां बट गया, हिंदू जातियों में बट गया, ओबीसी बट गया, फॉरवर्ड बट गए, बैकवर्ड बट गए। हाँ, मुसलमान वोट इंटैक्ट है और वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, वो विपक्ष के साथ जा रहा है। वो हर चुनाव में एक ही उसका ये रटा हुआ ढर्रा है, उसी से बातें करता है। लेकिन आज उसने भी माफी मांग ली, उसने भी कहा कि नहीं मुझसे गलती हुई, मेरे लोगों से गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने डाटा को वेरीफाई नहीं किया। राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन एक बहुत करारी हार, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ज्यादा बुरा हाल होगा। एक्चुअली राहुल गांधी और तेजस्वी की लंका पता है कौन लगा रहा है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर करेगा कुछ नहीं। प्रशांत किशोर जब बाई इलेक्शन लड़ा था तो 5 में से ना 2 सीटों पे 15-15, 18-18 हजार, एक सीट पे शायद 37,000 वोट ले गया था। तो प्रशांत किशोर इनका कुछ नहीं करेगा। प्रशांत किशोर है वोट कटुआ, वो इनका वोट काटेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इनकी लंका में जो आग लगाएगा, प्रशांत किशोर हनुमान जी वाला काम करेंगे।
बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर हनुमान जी के रोल में हैं और वो इंडी अलायंस की लंका को जलाएंगे, इंडी अलायंस की लंका दहन करेंगे। आपने इस वीडियो में मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पे, अन्य किसी चर्चा में जल्द आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।